बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम फार्माकोलॉजी BSN थर्ड सेमेस्टर पढ़ रहे थे। जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो 4 पार्ट्स में कंप्लीट हो चुका था, जो कि हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मौजूद है। आज हम यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स, यूनिट 2 जो है हमारे साथ, इसमें जो फार्माकोलॉजी के जो मेन ब्रांचेस है, फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनेमिक्स, इन दो ब्रांचेस का हम डिटेल से पढ़ेंगे कि फार्माकोकाइनेटिक्स में ड्रग जो है उसके साथ क्या होता है और फार्माकोडायनेमिक्स में ड्रग जो है वो बॉडी के साथ क्या करता है, उसके एक्शंस क्या होते हैं। इसके ऑब्जेक्टिव्स हमारे साथ है। एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर द स्टूडेंट्स विल एबल टू, इस लेक्चर के एंड में आप लोग इस एबल होंगे कि आप लोग फार्माकोकाइनेटिक्स को डिफ़ाइन कर पाएंगे, फार्माकोडायनेमिक्स को डिफ़ाइन कर पाएंगे और हाफ लाइफ और बायो अवेलेबिलिटी इनको डिस्कस करेंगे। इनके बारे में आप लोग जान पाएंगे। डिस्क्राइब फैक्टर अफेक्टिंग बायो अवेलेबिलिटी के कौन से फैक्टर है कि वो इसको इफ़ेक्ट करती है, उनके बारे में आप लोगों को पता होगा। डिस्कस वेरियस मैकेनिज़्म थ्रू विच ड्रग एक्सर्ट देयर एक्शन इन द बॉडी, मुख्तलिफ़ किस्म के मैकेनिज़्म जिनके ज़रिए ड्रग अपना एक्शन बॉडी पे करता है, उनके बारे में आप लोग जान पाएंगे। एक्सप्लेन थेरापीटिक इंडेक्स, थेरापीटिक इंडेक्स को आप लोग एक्सप्लेन कर पाएंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट हमारे साथ है फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स का स्टूडेंट्स आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि फार्माको जो है, फार्माकोन ड्रग को कहते हैं, और काइनेटिक्स जो है, काइनेसिस का ये ग्रीक ज़बान का लफ्ज़ है, इसका मतलब मूवमेंट है। फार्माकोकाइनेटिक्स में हम ड्रग के मूवमेंट के बारे में पढ़ते हैं कि एक ड्रग को जब बॉडी में एडमिनिस्टर किया तो वो उसकी मूवमेंट कैसी होती है, उसकी एब्जॉर्प्शन किस तरह होती है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह होती है, उसकी मेटाबॉलिज्म किस तरह होती है और फिर उसकी एलिमिनेशन किस तरह होती है। तो ये जो 4 चीज़ें हैं ये हम फार्माकोकाइनेटिक्स में कवर करते हैं। ड्रग की एब्जॉर्प्शन, ड्रग की डिस्ट्रीब्यूशन, ड्रग की मेटाबॉलिज्म और ड्रग की एलिमिनेशन। Pharmacokinetics is the study of absorption, distribution, metabolism and excretion of drug. Pharmacokinetics में यही 4 चीज़ें हैं कि इनको हम कवर करते हैं कि ड्रग को खा लिया, उसकी एब्जॉर्प्शन कहाँ होती है, किस तरह वो एब्जॉर्ब होती है, फिर उसकी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह होती है, फिर उसकी मेटाबॉलिज्म किस तरह होती है और उसकी एक्सक्रीशन किस तरह होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग, हम फार्माकोकाइनेटिक्स में पढ़ते हैं कि जो बॉडी है वो ड्रग के साथ क्या करता है। काइनेसिस मीन्स मूवमेंट, मतलब ड्रग की मूवमेंट को पढ़ते हैं कि जब हम ड्रग को खाते हैं तो हमारा उसको एडमिनिस्टर करते हैं, चाहे खाते हैं चाहे इंजेक्शन के थ्रू लगाते हैं, जो भी करते हैं उसको जब बॉडी में एडमिनिस्टर किया जाता है तो उसके बाद हमारा बॉडी उस ड्रग के साथ क्या करता है। The process by which a drug is absorbed, distributed, metabolized and eliminated by the body. इसमें फार्माकोकाइनेटिक्स में हम ये उन प्रोसेसेस के बारे में पढ़ेंगे कि जिस प्रोसेस के ज़रिए ड्रग एब्जॉर्ब होती है, जिस प्रोसेस के ज़रिए डिस्ट्रीब्यूट होती है, तकसीम होती है और फिर इसकी ब्रेक डाउन होती है और फिर बॉडी से एलिमिनेटेड होती है। एक एक करके हम इन सब को डिटेल से पढ़ेंगे। वंस ड्रग इज़ एडमिनिस्टर्ड इज़ ऑब्जर्व, जब ड्रग को एडमिनिस्टर किया जाता है तो सबसे पहला जो प्रोसेस है वो एब्जॉर्प्शन की है। वो एब्जॉर्ब हो जाता है। एब्जॉर्प्शन किसे कहते हैं? मीन्स इंटर द ब्लड। वो क्या होती है? हमारे साइड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से मूव करके ब्लड में इंटर हो जाती है, तो इसको हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं। इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, जब ब्लड में आ जाती है तो इसके बाद ये अवेलेबल होती है कि बॉडी के जो पार्ट्स है उसको डिस्ट्रीब्यूट हो, टारगेट टिश्यूज़ को डिस्ट्रीब्यूट हो, तो फिर ये टारगेट टिश्यूज़ को डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। रीच इज़ द साइट ऑफ एक्शन, जाके जो टारगेट जगह होता है, टारगेट एरिया होता है जहाँ एक्शन करनी होती है, उस जगह पहुँच जाती है और पहुंचने के बाद जब अपना एक्शन कर देती है तो उसके बाद जो बचा हुआ ड्रग होता है उसकी मेटाबॉलिज्म होती है। क्योंकि बग़ैर मेटाबॉलिज्म के वो बॉडी से बाहर नहीं निकल सकती, तो इसलिए जो बचा ड्रग होता है जिसकी अब ज़रूरत नहीं, उस ड्रग की मेटाबॉलिज्म होती है और मेटाबॉलिज्म होने के बाद उसकी एक्सक्रीशन होती है। ड्रग्स में बी ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द मेम्ब्रेन बाय पैसिव और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ड्रग जो है स्टूडेंट्स ये में बी
दो किस्म के जो डिफ्यूजन के टाइप से उनके ज़रिए ड्रग जो है उसकी ट्रांसपोर्ट हो सकती है, पैसिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए या एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए। आप लोगों को एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ये याद करनी है कि ड्रग में भी ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द मेम्ब्रेन बाय, तो वहाँ पे आप लोगों को पैसिव ट्रांसपोर्ट भी ऑप्शन में दिया होगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी दिया होगा। अब आप लोगों ने क्या करना है, ऑप्शन सी जो हमारे साथ बोथ ए एंड बी होगी वो सेलेक्ट करनी है। पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, द ड्रग मूव अक्रॉस ए मेम्ब्रेन विदाउट एनी नीड ऑफ एनर्जी। इसमें ऐसा होता है कि जो ड्रग्स होती है वो हमारे मेम्ब्रेन्स के थ्रू चली जाती है, ब्लड में चले जाते हैं, ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं मेम्ब्रेन के थ्रू, लेकिन एनर्जी की कोई ज़रूरत नहीं होती। वो वैसे ही जो हायर कंसंट्रेशन है उससे लोअर कंसंट्रेशन की तरफ चले जाते हैं, इसमें एनर्जी की कोई ज़रूरत नहीं होती। फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है स्टूडेंट्स, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में इस तरह होता है कि इट इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ ड्रग अगेंस्ट ए कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग अगेंस्ट ए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एंड नीड एनर्जी। इसमें ऐसा होता है कि ड्रग की मूवमेंट अगेंस्ट ए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। अगेंस्ट ए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब ये है कि ड्रग जो है वो लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ चली जाती है, और जब लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ ड्रग को जानी होती है तो इसमें एनर्जी की ज़रूरत होती है, एनर्जी नीड होती है। इट इज़ कैरिड बाय स्पेसिफिक कैरियर प्रोटीन, और इसमें स्पेसिफिक कैरियर प्रोटीन भी होते हैं जो कि इसमें हेल्पफुल होती है, कैरियर प्रोटीन भी इसको कैरी करते हैं। Pharmacodynamics is the study of effect of drug on the body and their mechanism of action। Pharmacodynamics जो है इसमें जो बॉडी पे ड्रग के जो इफ़ेक्ट होते हैं, जो ड्रग को एडमिनिस्टर किया बॉडी में, अब उस ड्रग के क्या इफ़ेक्ट हमारे बॉडी पे आते हैं उनको पढ़ने को, उनके स्टडी करने को फार्माकोडायनामिक कहा जाता है। इसमें हम ड्रग्स के मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन यानी उनके काम करने के तरीके के बारे में स्टडी करते हैं, जैसा कि व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी, के ड्रग बॉडी के साथ क्या करता है। द इंटरेक्शंस ऑफ ए ड्रग एंड द रिसेप्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स एक्शन इन द बॉडी। ड्रग का जो इंटरेक्शन होता है रिसेप्टर्स के साथ वो रिस्पॉन्सिबल होता है ड्रग के एक्शन के लिए। मतलब ये कि जितने भी ड्रग्स होते हैं तमाम के रिसेप्टर्स बॉडी में मौजूद होती है, और जब वो जाके अपने रिसेप्टर के साथ बांड बना देती है, अपने रिसेप्टर्स के साथ अटैच हो जाती है, तो फिर वो अपना एक्शन जो है स्टार्ट कर लेती है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम फार्माकोकाइनेटिक्स को डिटेल से पढ़ेंगे। इसमें हम जो ड्रग का लाइफ साइकिल है वो पढ़ेंगे कि ड्रग को हमने उसके जो पैकिंग है उससे खोल लिया और उसे एडमिनिस्टर कर लिया बॉडी में। अब एडमिनिस्टर करने के बाद उसके साथ क्या क्या होता है, उसकी एब्जॉर्प्शन किस तरह होती है डिटेल से पढ़ेंगे, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन, उसकी मेटाबॉलिज्म, डिग्रेडेशन, एक्सक्रीशन, इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। Absorption is defined as passage of drug from the site of administration into the circulation। Absorption को किस तरह डिफ़ाइन किया जाता है कि जब ड्रग साइड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन यानी जहाँ जिस एरिया में उसे एडमिनिस्टर किया गया है, फॉर एग्जांपल हमारे इंटेस्टीन, हमारा स्टमक, कि हमने क्या किया है उसमें ड्रग को एडमिनिस्टर किया है, उस साइड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से जब ड्रग पैसेज होके पास होके हमारे ब्लड सर्कुलेशन में पहुंच जाता है तो इसको हम कहते हैं कि ड्रग की एब्जॉर्प्शन हो गई। फॉर ए ड्रग टू रीच इट्स साइड ऑफ एक्शन इट मस्ट पास थ्रू वेरियस मेम्ब्रेन डिपेंडिंग ऑन द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ड्रग को हमारे जो पास होने के लिए जो साइड ऑफ एक्शन है उस एरिया तक पहुंचने के लिए, साइड ऑफ एक्शन मीन्स के जिस जगह पे उसे एक्शन करनी है, जो टारगेट टिश्यू है जिसके लिए ड्रग को एडमिनिस्टर किया गया है, उस तक पहुंचने के लिए ड्रग को क्या करना पड़ता है, मुख्तलिफ़ किस्म के मेम्ब्रेन के अक्रॉस पास होनी पड़ती है। Absorption occur by one of the process, for example passive diffusion and active transport। passive diffusion और active transport जो है इनके थ्रू ड्रग की एब्जॉर्प्शन होती है, जो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि पैसिव डिफ्यूजन इसमें
किसी एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती, एनर्जी यूज़ किए बगैर जो ड्रग है वो मेम्ब्रेन से पास हो जाती है। और जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है इसमें अगेंस्ट द इंग्रेडिएंट कंसंट्रेशन होती है, मींस के लोअर कंसंट्रेशन से जो ड्रग है हायर कंसंट्रेशन की तरफ चली जाती है और इसमें एनर्जी यूज़ होती है और कैरियर प्रोटीन भी वहाँ पे मौजूद होते हैं, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। Thus, except for IV route, absorption is important for all other route of administration. हमारे जो जितने भी रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा इंटेरिक रूट है, इंटेरिक रूट में हमारे 3 रूट्स आते हैं, रेक्टल रूट भी आता है, सबलिंगुअल रूट भी आता है और ओरल रूट भी आता है इंटेरल रूट में। तो ये इंटेरल रूट के लिए भी एब्जॉर्प्शन मस्ट है। और इसके अलावा पेरेंटरल रूट में जो जितने भी इंजेक्शन के जो रूट है, फॉर एग्ज़ाम्पल IMS सबक्यूटेनियस है, जो जितने भी है IV के अलावा जो जितने भी रूट्स है पेरेंटरल भी और इंटेरल भी, सारों के लिए जो एब्जॉर्प्शन है वो मस्ट है। सारे रूट्स के जब थ्रू ड्रग एडमिनिस्टर होता है तो उनकी एब्जॉर्प्शन होती है, सिर्फ IV रूट की नहीं होती एब्जॉर्प्शन, क्योंकि IV रूट जो है ये डायरेक्टली ब्लड में ड्रग को एडमिनिस्टर किया जाता है, डायरेक्टली ब्लड प्लाज्मा में पहुंच जाती है। अच्छा स्टूडेंट्स, फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग एब्जॉर्प्शन, कुछ फैक्टर्स है जिनकी वजह से जो ड्रग की एब्जॉर्प्शन है वो अफेक्ट होती है। सेवरल फैक्टर इन्फ्लुएंस द रेट एंड एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ ए ड्रग, मुख्तलिफ़ किस्म के फैक्टर होते हैं जो कि रेट पे भी और एक्सटेंट पे भी, जो एब्जॉर्प्शन की रेट है कि मतलब कितने टाइम पे हो रही है और इसकी जो एक्सटेंट है कितने हद तक एब्जॉर्ब हो रही है, दोनों पे जो फैक्टर है वो इन्फ्लुएंस कर सकती है, एक्सटेंट को भी और एब्जॉर्प्शन के रेट को भी। फॉर एग्ज़ाम्पल डिसइंटीग्रेशन एंड डिसोल्यूशन टाइम, जो ड्रग की डिसइंटीग्रेशन यानी इसकी जो ब्रेकडाउन की टाइम है और इसकी डिसोल्यूशन यानी डिज़ोल्व होने की टाइम है। अगर ड्रग जल्दी से डिसइंटीग्रेट होंगे, जल्दी से ड्रग की ब्रेकडाउन होगी तो फिर उनकी एब्जॉर्प्शन भी जल्दी होगी, एब्जॉर्प्शन भी उनकी फास्ट होगी। और डिसोल्यूशन, जब ड्रग जितने तेज़ी से ड्रग जो है वो डिज़ोल्व होंगे उतना ही उनका जो एब्जॉर्प्शन है वो ज़्यादा होगा। फार्मूलेशन, अब फार्मूलेशन में क्या है, पार्टिकल साइज़ है कि ड्रग की फार्मूलेशन किस तरह अफेक्ट करती है ड्रग के एब्जॉर्प्शन को। तो पार्टिकल साइज़ में स्टूडेंट क्या है, स्मॉल पार्टिकल साइज इज़ इम्पोर्टेंट फॉर बेटर एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग जितना हो सके स्मॉल पार्टिकल में होना चाहिए। स्मॉल पार्टिकल, जितना ड्रग का पार्टिकल जो है वो स्मॉल होगा उतना उसकी एब्जॉर्प्शन जो है वो ज़्यादा होगी, और जितना लार्ज होगा पार्टिकल साइज़ उतना ड्रग की एब्जॉर्प्शन जो है वो जल्दी नहीं होगी, वो उसमें टाइम लगेगा। वो इसलिए क्योंकि उसके डिग्रेडेशन, जब लार्ज चीज़ होती है, लार्ज पार्टिकल होती है तो उसकी डिसइंटीग्रेशन जो है, उसकी जो ब्रेकडाउन है वो जल्दी नहीं होती, और जब ब्रेकडाउन जल्दी नहीं होती तो फिर इसकी एब्जॉर्प्शन भी जल्दी नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे साथ एक ड्रग है वेंकोमाइसिन, एंटीबायोटिक है, ये बल्कि होता है, लार्ज पार्टिकल में ये होता है, लार्ज पार्टिकल में इसको एडमिनिस्टर किया जाता है। तो जब इसे ओरली दिया जाता है तो इसकी एब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा स्लो होती है, इस वजह से वेंकोमाइसिन जो है इसे IV के थ्रू इंट्रावेनसली एडमिनिस्टर किया जाता है, ओरली नहीं दिया जाता, क्योंकि बहुत ज़्यादा बल्कि होने की वजह से इसकी एब्जॉर्प्शन में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। अब है लिपिड सॉल्युबिलिटी। स्टूडेंट्स, हमारे साथ ड्रग जो जितने भी लिपिड सॉल्युबल ड्रग होंगे वो उसकी एब्जॉर्प्शन जो है वो फास्टर होगी। वो इसलिए कि जो हमारे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो हमारा सेल मेम्ब्रेन है, वो जो फास्फोलिपिड होते हैं उनका बना होता है, तो उधर भी लिपिड है, और जब ड्रग भी लिपिड सॉल्युबल ड्रग होंगे तो वो उस लिपिड पे जल्दी से सॉल्युबल होकर सेल के जो मेम्ब्रेन है उससे जल्दी पास हो जाएंगे। अगर ऐसा नहीं है, लिपिड सॉल्युबल ड्रग नहीं होंगे तो उनकी एब्जॉर्प्शन में टाइम लगेगी। एरिया एंड वास्कुलरिटी,
अब एरिया और वेस्कुलरिटी का क्या है, जो एब्जॉर्बिंग सरफेस है, जितना बड़ा एब्जॉर्बिंग सरफेस होगा, सरफेस एरिया जितना बड़ा होगा, उसमें एब्जॉर्प्शन इतनी ज़्यादा होगी। और वेस्कुलरिटी के वेजल्स, अगर ब्लड वेजल्स जिस एरिया में ज़्यादा होंगे तो ज़ाहिरी सी बात है वहाँ एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे स्टमक और इंटेस्टीन का ही एग्ज़ाम्पल ले लें। जो हमारा इंटेस्टीन होता है उसमें सरफेस एरिया लार्ज होता है और वहाँ पे विलाई होते हैं, जिनकी वजह से सरफेस एरिया भी लार्ज है, और जो कि हाईली वस्कुलर होते हैं, जो विलाई होते हैं, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन स्मॉल इंटेस्टीन में जो होते हैं उनको हम विलाई कहते हैं। ये सरफेस एरिया को भी लार्ज कर देती है और ये हाईली वस्कुलर होते हैं। तो यही वजह है कि जो हमारा इंटेस्टीन है उसमें ड्रग की एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होती है बनिस्बत स्टमक के। क्या उसमें सरफेस एरिया उसकी छोटी है, उसमें विलाई भी नहीं होते, इस वजह से वहाँ एब्जॉर्प्शन ड्रग्स की नहीं होती या बहुत कम होती है। इसके बाद है गैस्ट्रो इंटेस्टिनल मोटिलिटी। गैस्ट्रो इंटेस्टिनल मोटिलिटी के साथ ड्रग की एब्जॉर्प्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितनी ज़्यादा गैस्ट्रो इंटेस्टिनल मोटिलिटी होगी, जितना जो बंदा है एक एक्सरसाइज करने वाला बंदा, ज़्यादा काम करने वाला बंदा, जो कि उसकी इंटेस्टिनल मोटिलिटी ज़्यादा है, उसमें ड्रग एब्जॉर्प्शन जो है वो भी ज़्यादा होगी। और जितना सेडेंट्री लाइफ स्टाइल वाला बंदा कि हमेशा बैठा रहता है, उसकी मोबिलिटी नहीं है, या कोई पेशेंट है जो कि माजूर है, वो उठ नहीं सकता, बैठा रहता है, तो उसमें ड्रग की एब्जॉर्प्शन जो है वो इतनी अच्छी नहीं होगी क्योंकि उसकी गैस्ट्रोइंटेस्टिनल मोटिलिटी कम होगी। प्रेजेंस ऑफ फूड, स्टूडेंट्स प्रेजेंस ऑफ फूड का बहुत ही इसका इफ़ेक्ट होता है। इसीलिए बाज़ ड्रग्स जो होते हैं उनका बताया जाता है कि इसे जो एम्प्टी स्टमक लेना है, फूड के साथ नहीं लेनी, या बाज़ के साथ बताते भी है कि इसे दूध के साथ नहीं लेना है वगैरह। तो जो ड्रग्स होते हैं जिनका कहते हैं कि मतलब उसको एम्प्टी स्टमक लेना है, तो स्टूडेंट्स आपको बताती चलूँ कि एम्प्टी स्टमक का मतलब ये होता है कि या तो खाने से 1 घंटे पहले उसे खानी होती है उस ड्रग को, या तो खाने के 2 घंटे बाद उसको खानी होती है। लोग ऐसा करते हैं कि जब खाने का टाइम होता है तो जब जो एम्प्टी स्टमक खाने के ड्रग्स होते हैं उनको जल्दी से खा लेते हैं और उसके ऊपर खाना खा लेते हैं। तो इससे ऐसा होता है कि उसकी एब्जॉर्प्शन नहीं होती, इफ़ेक्ट होती है एब्जॉर्प्शन, या तो बहुत स्लोली होती है या तो होती ही नहीं है। तो जो एम्प्टी स्टमक खाने के मेडिसिन जो प्रिस्क्रिप्शन में लिखे होते हैं कि एम्प्टी स्टमक टेक, तो उनका ऐसा करना है कि या तो खाने से 1 घंटे पहले या तो खाने के 2 घंटे बाद उनको लेनी होती है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, ड्रग में फॉर्म कम्प्लेक्सेस विद फूड, सच कम्प्लेक्सेस आर पुअरली एब्जॉर्ब्ड, फॉर एग्जांपल टेट्रासाइक्लिन, चिलेट, कैल्शियम प्रेजेंट इन फूड। बाज़ ड्रग्स जो होती है वो फूड के साथ कम्प्लेक्सेस बना देती है। जब उन्हें बॉडी में एडमिनिस्टर किया जाता है, स्टमक में वो फूड थी और उन्हें ड्रग को भी उसके साथ लिया जाता है, तो बाज़ ड्रग्स ऐसी होती है कि बाज़ फूड के साथ चिलेट हो जाते हैं, उनके साथ कम्प्लेक्सेस बना देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे तो जब ये चिलेट बना देते हैं तो इनकी एब्जॉर्प्शन जो है वो पुअर हो जाती है, एब्जॉर्प्शन इसकी कम हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल टेट्रासाइक्लिन की एग्ज़ाम्पल दी गई है कि टेट्रासाइक्लिन को कहते हैं कि मिल्क के साथ नहीं लेनी है। टेट्रासाइक्लिन जब खाना होता है, टेट्रासाइक्लिन क्या है, एक एंटीबायोटिक है, इसे जब खाना होता है तो इसके साथ मिल्क नहीं इंटेक करनी होती, या कोई और फूड जिसमें कैल्शियम हो उसकी इंटेक नहीं करनी होती है। मिल्क में भी कैल्शियम होता है और कोई और फूड जिसमें कैल्शियम हो उनकी इंटेक नहीं करनी है, क्योंकि ये कैल्शियम के साथ चिलेट हो जाता है, उसके साथ अटैच हो जाता है, और फिर जब इसके साथ अटैच हो जाता है तो इसकी एब्जॉर्प्शन बहुत कम होती है, इसकी एब्जॉर्प्शन में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो इस वजह से कुछ फूड्स ऐसे होते हैं जिनको ड्रग के साथ नहीं लेनी होती। या फॉर एग्ज़ाम्पल ड्रग जो है वो बाज़ ड्रग के साथ भी इंटरेक्शन करती है, या ऐसा होता है कि बाज़ ड्रग जो है वो एसिडिक इन्वायरमेंट में काम करती है अच्छे से, बेस्ट वर्क जो है वो एसिडिक इन्वायरमेंट में करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल सिप्रोफ्लेक्सासिन जो है, सिप्रोफ्लेक्सासिन भी एक एंटीबायोटिक है, ये एसिडिक इन्वायरमेंट में बेस्ट एक्शन करती है। हमारा स्टमक जो है उसमें जब ये एसिडिक इन्वायरमेंट में पहुंच जाती है तो ये अपना एक्शन जो है वो स्टार्ट करती है, ये अच्छे से वहाँ पे इसकी एब्जॉर्प्शन होना स्टार्ट होती है। तो जब सिप्रोफ्लेक्सासिन से पहले अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमने म्यूकिन
पीली म्यूकिन का जो सिरप होता है, जो कि क्या है, म्यूकिन का सिरप एंटासेट है, एसिडिटी को कम करता है। तो पहले जब म्यूकिन का जो सिरप है वो एडमिनिस्टर किया, उसके बाद सिप्रोफ्लोक्सासिन उसके म्यूकिन के इंटर करने के बाद ही सिप्रोफ्लोक्सासिन भी एडमिनिस्टर किया, तो फिर ये सही से काम नहीं कर पाएगी, क्योंकि जो एसिडिक इन्वायरमेंट थी वो अब म्यूकिन की वजह से रिड्यूस हो गई है। तो अब ये इस इन्वायरमेंट में अपना काम सही से नहीं स्टार्ट कर पाएगा। तो यही वजह है कि बाज़ ड्रग्स को ड्रग्स के साथ नहीं लेनी होती और बाज़ ड्रग्स को फूड के साथ लेना जो है वो मना किया जाता है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब है हमारे साथ पीएच और आयोनाइजेशन। पीएच और आयोनाइजेशन दोनों का जो है बहुत ही असर होता है हमारे ड्रग के एब्जॉर्प्शन में। बाज़ ड्रग जो है वो पीएच के लिहाज से बाज़ ड्रग एसिडिक होते हैं और बाज़ ड्रग बेसिक होते हैं। आयोनाइजेशन के लिहाज से बाज़ ड्रग आयोनाइज होते हैं और बाज़ ड्रग अनआयोनाइज्ड होते हैं। स्टूडेंट्स, जो आयोनाइज ड्रग होते हैं वो यूजुअली जो हमारा लिपिड सेल मेम्ब्रेन है, लिपिड्स का बना हुआ सेल मेम्ब्रेन जो हमारा है, उसमें आसानी से वो पास हो जाते हैं। जो आयोनाइज ड्रग होते हैं वो इस तरह वो क्यों इस तरह स्टूडेंट्स, जो आयोनाइज ड्रग है वो हमारे जो सेल मेम्ब्रेन है उसके थ्रू वो एब्जॉर्ब उनकी जल्दी से नहीं होती। वो जो जितने भी आयोनाइज ड्रग है उनकी एब्जॉर्प्शन हमारा लिपिड सेल मेम्ब्रेन है उसके थ्रू जल्दी से नहीं होती, मुश्किल होती है उसको एब्जॉर्ब होने में। वो इसलिए होती है क्योंकि वो हाइड्रोफिलिक होते हैं। जो जितने भी आयोनाइज ड्रग होते हैं वो हाइड्रोफिलिक ड्रग होते हैं और वो पुअरली लिपिड सॉल्युबल होते हैं। इस वजह से उनकी जो एब्जॉर्प्शन है सेल मेम्ब्रेन के थ्रू वो क्या होती है, वो कम होती है। और जो जितने भी अनआयोनाइज ड्रग होते हैं, जो जिनके फॉर्मूले में आयन नहीं होते, अनआयोनाइज्ड ड्रग होते हैं, वो यूजुअली लिपिड सॉल्युबल ड्रग होते हैं और आसानी से जो लिपिड सेल मेम्ब्रेन होता है उसको क्रॉस कर लेते हैं। लिखा है आयोनाइज्ड ड्रग आर पुअरली एब्जॉर्ब्ड व्हाइल अनआयोनाइज्ड ड्रग आर लिपिड सॉल्युबल एंड आर वेल एब्जॉर्ब्ड। जो जितने भी आयोनाइज्ड ड्रग होते हैं उनकी एब्जॉर्प्शन पुअर होती है, लेकिन अनआयोनाइज्ड ड्रग जो होते हैं उनकी एब्जॉर्प्शन अच्छे से होती है, वेल एब्जॉर्ब होते हैं, क्योंकि वो लिपिड सॉल्युबल होती है। जो लिपिड सेल मेम्ब्रेन होता है उससे वो जल्दी एब्जॉर्ब हो जाती है। और आयोनाइज्ड ड्रग हाइड्रोफिलिक होते हैं, वाटर लविंग होते हैं, उनकी एब्जॉर्प्शन जो लिपिड सेल मेम्ब्रेन है उससे इतनी अच्छी नहीं होती। एसिडिक ड्रग रिमेन अनआयोनाइज्ड इन एसिडिक मीडियम ऑफ स्टमक एंड आर रिपीटली एब्जॉर्ब। और जो एसिडिक ड्रग होते हैं जब वो एसिडिक इन्वायरमेंट में उनको मिल जाती है, एसिडिक मीडियम उनको मिल जाती है, फॉर एग्जांपल स्टमक के एसिडिक इन्वायरमेंट में जब चली जाती है तो वो आयन में चेंज नहीं होती, वो अनआयोनाइज ही रहती है। और जब अनआयोनाइज रहती है तो हमने पढ़ा कि अनआयोनाइज ड्रग जो है इनकी एब्जॉर्प्शन जल्दी हो जाती है। तो ये जब अनआयोनाइज रहते हैं इस एसिडिक इन्वायरमेंट में तो ये एब्जॉर्प्शन भी बड़े अच्छे से, बड़े तेज़ी से हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल एस्पिरिन और बार्बिटूरेट्स का है। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने सुना होगा कि कहते हैं कि एस्पिरिन जो है एनसेड्स जो है एस्पिरिन, इनकी वजह से स्टमक अल्सर हो जाती है, ये स्टमक में अल्सर काज करती है। वो इसलिए कहते हैं कि इसकी एब्जॉर्प्शन जो है वो यहाँ स्टमक से रिपीटली हो जाती है और इस वजह से ये वहाँ पे अल्सर भी काज करती है। तो और दूसरा है बार्बिटूरेट्स भी एसिडिक ड्रग होते हैं जो कि स्टमक के एसिडिक इन्वायरमेंट जब इनको मिल जाती है तो यहाँ से ये आयन में कन्वर्ट नहीं होते, अनआयोनाइज ही रहते हैं और इनकी एब्जॉर्प्शन रिपीटली हो जाती है। बार्बिटूरेट्स स्टूडेंट्स ये जो सेडेटिव हिप्नोटिक्स होते हैं उनका एक ग्रुप है। सेडेटिव हिप्नोटिक्स जो नींद की गोलियाँ होती है जिनमें सेडेशन होता है, नशा होता है, वो जो ड्रग्स होती है उनका एक ग्रुप है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें एमोबार्बिटल, सीकोबार्बिटल, पिनोबार्बिटल, ये जो जितने भी ड्रग है ये इसमें आते हैं बार्बिटूरेट्स में। इनको अक्सर जो है वो इनकी जो एक्शन है वो स्लीप को इंड्यूस करती है और एंजाइटी को रिलीव करती है। तो ये भी
एसिडिक ड्रग होते हैं। बेसिक ड्रग आर अनआयोनाइज व्हेन दे आर रीच द अल्कलाइन मीडियम ऑफ इंटेस्टाइन। जो बेसिक ड्रग होते हैं वो क्या होते हैं, वो उनको जब अल्कलाइन मीडियम मिल जाता है, उनको बेसिक इन्वायरमेंट जब मिल जाती है इंटेस्टीन में आप लोगों को पता है वहाँ से म्यूकस की सिक्रीशन होती है, जिस वजह से वहाँ का पीएच जो है वो अल्कलाइन होता है। तो जब अल्कलाइन पीएच में पहुंच जाते हैं ये जो बेसिक ड्रग होते हैं, वो फिर वहाँ जाके क्या होते हैं, वो अनआयोनाइज होते हैं, और अनआयोनाइज होने की वजह से जल्दी से उनकी रिपीटली एब्जॉर्प्शन हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को इसमें एमसीक्यूज़ के लिए ये याद रखनी है कि एसिडिक ड्रग जो होते हैं उनको जब एसिडिक इन्वायरमेंट मिलती है तो वो अनआयोनाइज रहते हैं, और जो बेसिक ड्रग होते हैं उनको जब बेसिक इन्वायरमेंट मिल जाती है, उनको अल्कलाइन मीडियम मिल जाती है, तो वो अनआयोनाइज रहते हैं और एब्जॉर्प्शन उनकी जल्दी से हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल पेथाइडीन है और इफेड्रीन है। पेथाइडीन ये सिंथेटिक ओपियोइड है स्टूडेंट, सिंथेटिक जो ओपियोइड है उनमें से एक है, हाई पोटेंट एनाल्जेसिक है ये। और इफेड्रीन जो है ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टिमुलेंट है। इसको ब्रीथिंग प्रॉब्लम के लिए भी यूज़ किया जाता है एज ए ब्रोंकोडाइलेटर। ब्रोंकाई की जब कंट्रक्शन हो जाती है तो उसकी वजह से ब्रीथिंग प्रॉब्लम होती है, तो उनको डायलेट करने के लिए एज ए ब्रोंकोडाइलेटर इसे इफेड्रीन को यूज़ किया जाता है। और हाँ, ये जो डिकंजस्टेंट भी यूज़ होती है एज ए डिकंजस्टेंट, जो नेज़ल कंजस्शन होती है उसको भी रिलीफ करती है, तो इसलिए एज ए डिकंजस्टेंट भी यूज़ होती है। और जो हाइपोटेंशन होता है उसको भी अक्सर ट्रीट करती है, बीपी जब कम हो जाती है तो उसको ये इंक्रीज़ करने में मदद देती है, उसको ट्रीट करती है। तो इसीलिए आमतौर पर ये इनेस्थीसिया के साथ यूज़ होता है। जब इनेस्थीसिया देते हैं तो इसके साथ साथ ये इफेड्रीन भी देते हैं ताकि उसके पेशेंट के ब्लड प्रेशर को लो होने से प्रिवेंट किया जाए। तो ये हमारे साथ ये दोनों जो है ये बेसिक ड्रग है, बेसिक ड्रग की एग्जाम्पल है, और ये जब इंटेस्टीन में अल्कलाइन मीडियम में आ जाती है तो अनआयोनाइज रहते हैं और जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाते हैं। अब है स्टूडेंट्स मेटाबॉलिज्म का क्या है। सम ड्रग में बी डिग्रेडेड इन गट, फॉर एग्जांपल नाइट्रोग्लाइसरीन एंड इंसुलिन। बाज़ ड्रग ऐसे होते हैं कि वो जब इंटेस्टीन में पहुंच जाती है, जब गट में पहुंच जाते हैं तो वहाँ पे इनकी डिग्रेडेशन होती है। फॉर एग्जांपल इंसुलिन और नाइट्रोग्लाइसरीन जो है ये स्टमक एसिड में स्टेबल नहीं रहते, इस वजह से इनको आईवी के थ्रू दिया जाता है। इंसुलिन और नाइट्रोग्लाइसरीन को आईवी इंजेक्शन के थ्रू लगाया जाता है। नाइट्रोग्लाइसरीन जो है वो हार्ट प्रॉब्लम को, हार्ट अटैक वगैरह को ट्रीट करने के लिए यूज़ होती है, और इंसुलिन का आप लोगों को पता है कि ये शुगर लेवल को कम करने के लिए यूज़ की जाती है। अब ये डिज़ीज़ कंडीशन में स्टूडेंट्स ये एब्जॉर्प्शन के साथ क्या होता है। द डिजीज़ ऑफ द गट लाइक माल एब्जॉर्प्शन एंड एक्लोहाइड्रिया रिजल्ट इन रिड्यूस एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग। जो गट की डिजीज़ होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मल एब्जॉर्प्शन होती है, गट में कोई प्रॉब्लम है और मल एब्जॉर्प्शन होती है, तो इसकी वजह से भी ड्रग की एब्जॉर्प्शन जो है वो सही से नहीं होती, ड्रग की एब्जॉर्प्शन कम हो जाती है। और अगर एक्लोहाइड्रिया है, एक्लोहाइड्रिया स्टूडेंट जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है इसके एब्सेंस को, इसकी कमी को हम एक्लोहाइड्रिया कहते हैं। तो जब एक्लोहाइड्रिया भी हो जाती है तो ड्रग की एब्जॉर्प्शन जो है वो सही से नहीं होती, क्योंकि बाज़ ड्रग्स की हमने पढ़ा जैसा कि सिप्रोफ्लोक्सासिन है वो एसिडिक इन्वायरमेंट में सही से काम करता है, तो अगर एक्लोहाइड्रिया है तो वो अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। अच्छा स्टूडेंट्स, बाज़ ड्रग्स जो है वो हमारे साथ स्लो एब्जॉर्प्शन ड्रग होती है, और बाज़ जो है वो फास्टर एब्जॉर्ब होने वाली ड्रग्स होते हैं। जैसा कि यहाँ पे बताया है, जो ओरली जो स्वालोड किए जाते हैं ड्रग वो भी स्लो उनकी एब्जॉर्प्शन होती है। जो जितने भी ड्रग है जिनको ओरली एडमिनिस्टर किया जाता है, जो म्यूकस मेम्ब्रेन के ज़रिए एडमिनिस्टर किया जाता है वो भी जो है स्लो एब्जॉर्प्शन उनकी होती है। ओरल म्यूकोज़ा में इंटर किया जाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल नेज़ल म्यूकोज़ा में किया जाता है, ओरल म्यूकोज़ा में सबलिंगुअली रखा जाता है ड्रग को, तो इनकी एब्जॉर्प्शन भी स्लो होती है।
और नेज़ल म्यूकोज़ा में इंसफ्लेटेड किया जाता है। इंसफ्लेटेड स्टूडेंट्स इसलिए इसको कहते हैं कि एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको इंसफ्लेटर कहते हैं। उस इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए ये जो नेज़ल म्यूकोज़ा है इसमें ड्रग को एडमिनिस्टर किया जाता है, इसलिए इसको इंसफ्लेटेड कहा गया है। तो ये भी स्लो एब्जॉर्प्शन वाले ड्रग्स होते हैं। इनकी ये जो रूट होते हैं इनके ज़रिए स्लो एब्जॉर्प्शन होती है। टॉपिकल या ट्रांसडर्मल रूट जिसे हम कहते हैं थ्रू स्किन, जब हम ड्रग को एडमिनिस्टर करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम कोई लोशन लगाते हैं या कोई क्रीम वगैरह, कोई पेस्ट वगैरह यूज़ करते हैं, तो वो टॉपिकल उनकी एब्जॉर्प्शन होती है तो वो भी स्लो होती है। रेक्टली जब कोई ड्रग जो है वो एडमिनिस्टर किया जाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल सपोजिटरीज़ या एनिमस, सपोजिटरीज़ जो होती है इनकी एब्जॉर्प्शन स्लो होती है। सपोजिटरीज़ मींस के सॉलिड फॉर्म में जो ड्रग होते हैं जो कि रेक्टम में एडमिनिस्टर किए जाते हैं, अक्सर ये कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करने के लिए होती है, तो इनकी एब्जॉर्प्शन भी स्लो होती है। फास्टर एब्जॉर्प्शन किन किन रूट की होती है? जो पेरेंटरली जो रूट के ज़रिए इंटर किए जाते हैं, जो इंजेक्शन रूट के ज़रिए एडमिनिस्टर किए जाते हैं, उनकी एब्जॉर्प्शन फास्टर होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल इंट्रावेनस है जो कि सबसे फास्टेस्ट रूट है, सबसे ज़्यादा फास्ट रूट जो है वो इंट्रावेनस है। उसके बाद IM है, उसके बाद सबक्यूटेनियस है, उसके बाद इंट्रापेरिटोनियल है जो पेरिटोनियम में लगाया जाता है इंजेक्शन, और उसके बाद इनहेल्ड थ्रू लंग्स। बाज़ ड्रग्स ऐसे भी होते हैं जिनको लंग्स के थ्रू इनहेल किया जाता है। कोई रिस्पायरेटरी सिस्टम को अक्सर ट्रीट करने के लिए ये ड्रग्स होती है जिनको इनहेल किया जाता है, डायरेक्टली वो रिस्पायरेटरी सिस्टम पे अपना एक्शन करती है, तो इनकी भी जो एब्जॉर्प्शन है वो फास्टर होती है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हमारे साथ है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म स्टूडेंट्स उस मेटाबॉलिज्म को कहते हैं कि बाज़ जो ड्रग्स होती है उनके साथ ऐसा होता है कि ब्लड प्लाज्मा में पहुंचने से पहले रास्ते में उनके साथ क्या होता है, अपने जो सिस्टमिक सर्कुलेशन है, हमारा जो सिस्टमिक सर्कुलेशन होती है उसमें पहुंचने से पहले उनके साथ उनकी मेटाबॉलिज्म हो जाती है, और वो उनकी मेटाबॉलिज्म हो जाती है, उनकी तोड़फोड़ हो जाती है, तो इसको हम कहते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। और इसकी वजह से ड्रग की एब्जॉर्प्शन में कमी आ जाती है, ड्रग की एब्जॉर्प्शन इफ़ेक्ट होती है। स्टूडेंट्स, नॉर्मली ड्रग के साथ इस तरह होता है कि जब हम ड्रग को बॉडी में एडमिनिस्टर करते हैं, IV के अलावा जो जितने भी ड्रग्स हैं उनको एडमिनिस्टर करते हैं, तो वो पहले एब्जॉर्ब होके पोर्टल वेन में चली जाती है। पोर्टल वेन में चले जाके वहाँ पे इस तरह होती है कि वो फिर लीवर में चली जाती है, और लीवर में जाने के बाद उनके साथ ऐसा होता है कि उनकी वहाँ पे मेटाबॉलिज्म होती है, और उस मेटाबॉलिज्म के रिज़ल्ट में जो उसका मेटाबोलाइट होते हैं, मेटाबोलाइट में चेंज होके वो फिर एक्सक्रीट हो जाती है। तो सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचने से पहले अगर ये सब कुछ होता है ड्रग के साथ, तो फिर क्या होता है, तो फिर उसको हम कहते हैं फर्स्ट पास इफ़ेक्ट या फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म या प्री सिस्टमेटिक मेटाबॉलिज्म। जो नॉर्मली ड्रग के साथ ऐसा होता है कि जब वो एडमिनिस्टर किया जाता है तो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन के बाद, जब वो डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है, टारगेट टिश्यू में पहुंच जाती है और अपना एक्शन करती है, एक्शन करने के बाद उसकी मेटाबॉलिज्म होती है, और जो वेस्ट होता है उसे बाहर निकालने के लिए उसकी मेटाबॉलिज्म होती है, तो वो ड्रग की नॉर्मल मेटाबॉलिज्म होती है। और ये जो है ये इस तरह की मेटाबॉलिज्म होती है कि रास्ते में इसकी मेटाबॉलिज्म होती है, सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचने से पहले ही ये या तो इंटेस्टीन में या लीवर के थ्रू इसकी मेटाबॉलिज्म हो जाती है, जिसकी वजह से ड्रग का जो हिस्सा है वो कम रह जाता है और इसकी एब्जॉर्प्शन कम होती है। इसको हम फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कहते हैं। First pass metabolism is metabolism of drug during its passage from site of absorption to the systemic circulation. Site of absorption से systemic circulation तक जाने का जो रास्ता होता है, जिस रास्ते के ज़रिए पैसेज होती है ड्रग की, तो उस रास्ते में अगर ड्रग की मेटाबॉलिज्म हो जाए कि वो सिस्टमिक सर्कुलेशन तक नहीं पहुंची अभी, और उस रास्ते में इसकी मेटाबॉलिज्म हो जाए और ये पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाए, तो फिर इसको हम कहते हैं फर्स्ट पास
मेटाबॉलिज्म या प्री सिस्टमिक मेटाबॉलिज्म या फर्स्ट पास इफ़ेक्ट इसको कहते हैं। तो ये नेम्स जो है वो MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों ने याद रखने हैं। ड्रग गिवन orally may be metabolized in the gut wall and in the liver before reaching the systemic circulation। जो ड्रग जिन्हें orally दिया जाता है वो may be metabolize हो सकते हैं, या तो गट में हो सकते हैं, अगर गट में नहीं हुए तो लीवर में वो उनकी मेटाबॉलिज्म जो है वो हो सकती है सिस्टमिक सर्कुलेशन से पहुंचने से पहले। द एक्सटेंट ऑफ फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म डिफर फ्राम ड्रग टू ड्रग। जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म की एक्सटेंट होती है, इसकी जो हद होती है, वो ड्रग टू ड्रग डिफरेंट होती है। मतलब ये कि बाज़ ड्रग ऐसे होते हैं कि उनकी फ़र्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हाफली होती है। हाफली वो फास्ट पास मेटाबोलाइज होते हैं और उसका हाफ जो कंसंट्रेशन है वो सिस्टमिक सर्कुलेशन तक पहुंच जाती है। तो इसको के लिए क्या करते हैं, इसके लिए फिजिशियन ऐसा करते हैं कि ड्रग के अमाउंट को ज़्यादा करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 100 mg की जो ड्रग है उसकी अगर 50 उसमें से जो 50 mg है वो अगर फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के थ्रू डिग्रेड होता है तो उसको 150 mg एडमिनिस्टर करते हैं। तो अगर 150 mg एडमिनिस्टर किया तो 50% जो है वो फर्स्ट पास इफ़ेक्ट के थ्रू डिग्रेड अगर हो भी जाए तो वो जो 100% थी वो सिस्टमिक सर्कुलेशन तक पहुंच जाएगी। तो लेकिन बाज़ ड्रग ऐसे भी होते हैं कि उनकी जो है फुली वो डिग्रेड हो जाते हैं फर्स्ट पास इफ़ेक्ट के थ्रू। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे साथ एक ड्रग है जो कि जनरल एनेस्थीसिया के लिए यूज़ होता है, प्रोपोफाल को आईवीली लगाया जाता है, इसको इंट्रावेनसली एडमिनिस्टर किया जाता है, क्योंकि अगर इसको अगर हम ओरली अगर एडमिनिस्टर किया जाए, प्रोपोफाल को अगर ओरली एडमिनिस्टर किया जाता है तो इसका 82% जो है वो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के थ्रू डिग्रेड हो जाता है। तो फिर क्या बचा, तो फिर हमारे साथ जो जितना अमाउंट बचा उसकी कोई एक्शन ही नहीं होती, वो कुछ कर ही नहीं पाता। तो इस वजह से ऐसे ड्रग जो है जो कि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म की वजह से फुली डिग्रेड होते हैं उनको आईवी रूट के थ्रू दिया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये प्रोपोफाल ही है, इसको आईवीली लगाया जाता है। इसका फंक्शन ये होता है कि ये जो कॉन्शियस लेवल है उसको डिक्रीज़ करता है, बंदे को बेहोश करता है और मेमोरी लूज़ करता है, और विद इन 15 to 30 सेकेंड ये बंदे का जो कॉन्शियस लेवल है उसको डाउन कर देता है। तो कहता है कि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में रिजल्ट इन पार्शियल टू टोटल इनएक्टिवेशन ऑफ द ड्रग। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के थ्रू पार्शियली भी इनएक्टिवेशन हो सकती है ड्रग की, पार्शियली भी वो सारा उसका जो हाफ हिस्सा है वो डिग्रेड हो सकता है और फुली भी हो सकता है। व्हेन इट इज़ पार्शियल, अगर पार्शियल है, इट कैन बी कंपनसेटेड बाय गिविंग हायर डोज। इसको हम मैनेज भी कर सकते हैं कि हायर डोज, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया कि हायर डोज में जब देते हैं तो उसका जो छोटा सा हिस्सा है जो जितना डिग्रेड होना था वो डिग्रेड हो जाता है, लेकिन बाकी का जो हिस्सा है वो सिस्टमिक सर्कुलेशन तक पहुंच जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल नाइट्रोग्लाइसरीन एंड सल्बुटामोल। ये जो नाइट्रोग्लाइसरीन और सल्बुटामोल है इनको इस तरह किया जाता है कि इनके डोज हाई करके दिया जाता है। जो जितना फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में डिग्रेड होता है वो तो डिग्रेड होता है, लेकिन जो जितना पहुंचना था इसको हाई डोज के ज़रिए पहुंचाया जाता है टारगेट टिश्यूज़ में। नाइट्रोग्लाइसरीन जो है ये हार्ट प्रॉब्लम को ट्रीट करती है, और जो सल्बुटामोल है ये ब्रोंकोडाइलेटर है, ये जो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होती है या कोई रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम होते हैं उसमें यूज़ होती है। अच्छा स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इस वीडियो लेक्चर में अगर कोई आप लोगों का क्वेश्चन है, किसी एरिया पे समझ नहीं आई, तो आप कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन डाल लें। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इसे आगे कंटिन्यू करेंगे और उसमें मैं आप लोगों का अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो उसका आंसर करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।